नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ेंगे प्रयागराज मंडल के डीआरएम अमिताभ जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू। नमस्कार। अमिताभ जी, हमारे देश में जो रेल मंत्रालय का या फिर जो रेलवे की सर्विस है, उसका जो स्थान है वो ऐसा है कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय, लोगों को अगर ज्यादा दूरी के लिए यातायात करना पड़े, अगर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई लंबी दूरी का मोड चाहिए तो वो रेलवे है। और रेलवे की इंपॉर्टेंस तब और ज्यादा समझ में आई जब लॉकडाउन हुआ, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना था और लोगों को इधर से उधर भेजने के लिए रेलवेज की एक बड़ी सर्विस और एक बड़ी योजना भी आगे हमने देखी। फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन खत्म है, अनलॉकिंग चल रही है, तो रेलवेज की अभी क्या कार्यप्रणाली चल रही है, क्या भूमिका चल रही है, इसके बारे में सबसे पहले हमें थोड़ा समझाएं। जिस वक्त लॉकडाउन मार्च के एंड में शुरू हुआ, उस समय जितनी भी यात्री गाड़ियां हैं उन सबका परिचालन बंद कर दिया गया और उसके बाद मालगाड़ियों के साथ साथ कुछ पार्सल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, जिससे कि जो जनजीवन का जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनको पहुंचाया जा सके लोगों तक। फर्टिलाइजर है, फूड ग्रेन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको पहुंचाया जा सके, जिससे कि सामान्य जनजीवन, जो लोग जहाँ जहाँ पे हैं बने हुए, वहाँ पे वो किसी प्रकार से इफेक्ट ना हो। और गुड्स और पार्सल के बाद फिर उसके बाद श्रमिक ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि जो स्टैंडर्ड हमारे श्रमिक भाई हैं और इसके अलावा और भी जो लोग हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, उनको क्लियर करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ श्रमिक स्पेशल्स का परिचालन शुरू हुआ और इस परिचालन में एक विशेष प्रकार का हम लोगों के लिए एक अनुभव था, क्योंकि इसमें सारे जो कोचेस हैं उनको रेक के फॉर्म में सप्लाई करना और कोरोना का संक्रमण का समय था तो उनको सैनिटाइज करना, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग करके उनको बैठना, फिर उसके बाद उनके रूट्स का डिसीजन और उनको डिपोर्ट कराना। और कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन से, छोटे छोटे डेस्टिनेशन से जहाँ पे कि आमतौर पे बहुत लोग नहीं उतरते हैं, लेकिन चूंकि श्रमिक भाई वहाँ हमारे अधिकांश उस जगह के थे, तो उनको वहाँ पर डिपोर्ट कराने के बाद उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको हैंड ओवर करना। फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो आगे का प्रोटोकॉल था, क्वारंटीन प्रोटोकॉल और मेडिकल से संबंधित, वो सब एक पूरी चेन के रूप में काम करना एक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जिसको कि पूरे भारतीय रेल ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया। उसके बाद फिर कुछ श्रमिक जो हमारे भट्टों में काम करते हैं, जो श्रमिक रह गए थे, उनको भी अब क्लियर कर दिया गया है। अधिकांश लगभग सभी पूरे क्लियर हो गए। फिर कुछ एसी स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो कि बेसिकली राजधानी टाइप सर्विसेज थी, लेकिन उनमें लिनन को सप्लाई नहीं किया गया और फूड को नहीं था, जो कि नॉर्मली बड़ा मेन्यू होता है खाने का, उसकी जगह पे सिंपल सा आइटम थे जो ऑन सेल अवेलेबल थे। इनका संचालन करने के बाद फिर 200 गाड़ियां और ऐड की गई सिस्टम में, जिनमें से कि 68 गाड़ियां हैं जो कि हमारे मंडल से निकलती हैं। ये सभी गाड़ियां फुली रिजर्व है। इवन जो अनरिजर्व कोचेस है उनको, उनमें भी जो रीजनेबल एकोमोडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए उनको पूरा कंप्लीट रिजर्व ट्रेन के रूप में चलाया गया। इन गाड़ियों को चलाने में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना संक्रमण है, पेंडेमिक है, जो कि पूरा इस समय दुनिया और देश, हम लोग भारत में इसको महसूस कर रहे हैं। इसमें हमें यात्रियों को भी बचाना है संक्रमण से और अपने रेल कर्मियों को भी बचाना है संक्रमण से। तो इसमें बहुत सारे हम लोगों ने समय समय पे कदम लिए हैं। कुछ कदम और उनमें और उनको पुख्ता किया गया समय के साथ साथ, जैसे जैसे और अंडरस्टैंडिंग हुई चीजों की, जैसे जैसे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से गाइडलाइंस आई, तो उनके हिसाब से हम लोगों ने समय समय पर सुधार किया है। और मुझे कहने में ये बहुत खुशी है कि भारतीय रेल ने अपना पूरा योगदान बहुत जबरदस्त इस समय पूरे नेशन को स्ट्रीमलाइन तरीके से रखने में, और अब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलनी शुरू हो गई है, इसमें भी हम लोगों का बहुत
योगदान है रेलवे का। तो इसमें भी हम लोग सब जितने हमारे रेल अधिकारी या रेल कर्मी है, पूरी फैमिली रेलवे की लगी हुई है। कह रहे हैं कि और ये बात सही भी है बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत मेन स्ट्रीम यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का एक मोड है रेलवेज और उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। भविष्य में उसकी जो रूपरेखा होगी, क्या उसमें कोविड-19 की वजह से कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे आगे जानूंगी। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अमिताभ जी, अभी क्या शेड्यूल चल रहा है, कैसी ट्रेनें, क्या आगे फिलहाल जो प्राथमिकता है रेलवे की वो क्या है? इस वक्त जो हमारा फ्रेट ट्रैफिक है वो जैसा नॉर्मली चलता है, गुड्स ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल गुड्स ट्रैफिक उतना लगभग पिकअप हो गया है। और हम लोग प्रयागराज मंडल में जितना ट्रैफिक रेगुलर डेज में हैंडल करते थे, ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा पार्सल, जैसा मैंने बताया, वो कई स्पेशल ट्रेन को चलाया गया है, वो ट्रेनें चल रही है। श्रमिक ट्रेनें अब खत्म हो गई हैं, लगभग जितने लोगों को जाना था वो सब लोग जा चुके हैं और सभी स्टेट्स ने कंफर्म भी किया है कि लगभग सारे श्रमिक चले गए हैं। इसके अलावा जो कोचिंग ट्रेन हैं, जो रेल यात्रियों के लिए गाड़ियां हैं, वो 200 बाद में चली, उसके पहले कुछ चली थी। करीब इनकी संख्या 230-250 के आसपास गाड़ियों की संख्या होगी टोटल मिला के, अगर हम पूरे इंडियन रेलवे को देखें। अगर हम केवल प्रयागराज मंडल को देखें तो हमारे यहाँ एवरेज करीब 68 ट्रेन हैं जो कि हमारे यहाँ रोज मंडल से पास होती है। तो ये गाड़ियां, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ये सारी ही रिजर्व ट्रेन है और इसके आगे जैसे जैसे डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो रेल मंत्रालय इनको पूरा कंसोलिडेट करके प्लानिंग के साथ जोनल रेलवेज को बताता है, जोनल रेलवेज डिविजन्स को बताते हैं। तो वो पूरी एक सेंट्रल प्लानिंग होती है इसकी। ये प्लानिंग डिवीजन वाइज नहीं होती है, सेंट्रल प्लानिंग होती है और इसके ऊपर लगातार रेल मंत्रालय में जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनकी निगाह बनी हुई है। वो सब जगहों से फीडबैक ले रहे हैं और आगे जैसे भी ये अनफोल्ड होगा, ये तो हम लोग सब लोग देखेंगे। सारी चीजें देखनी है, लोगों का क्या लोग जाना चाहते हैं और कोरोना भी कैसे डेवलप करता है देश में, कैसे उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास रहते हैं। ये सब चीजें एक पूरा कॉम्बो के फॉर्म में निकल के आएंगी और इसके ऊपर डिसीजन किया जाएगा। अमिताभ जी, आपने कहा कि एक पूरा कॉम्बो है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं और एक साथ चलेंगी, लेकिन जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टी हैं। जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अनलॉकिंग हो रही है, यानी लोगों को धीरे धीरे ये पूरी तरह से सुविधा मिल जाएगी कि वो अन्य यातायात के माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रेलवेज में हम देखते हैं जो ट्रेनें होती हैं उनमें ज्यादातर जो वेटिंग लिस्ट होती है वो बहुत लंबी होती है, यानी कि लोग ज्यादा जाना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था या फिर सुविधा थोड़ी कम है, इस वजह से वेटिंग लिस्ट है। तो ऐसे में इतनी भीड़, इतने लोगों की संख्या, उनका एक जगह ट्रैवल करना, एक साथ ट्रैवल करना और उसके साथ जो कोरोना की गाइडलाइन है, तो इसे थोड़ा सा समझाइएगा, क्या गाइडलाइन है ट्रेन के लिए, रेलवेज के लिए, और कैसे आप आगे इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संक्रमण भी है और लोगों को आगे भी जाना है। अभी मैंने जैसा आपको बताया मैडम, अभी सारी गाड़ियां पूरी रिजर्व चल रही है और स्टेशन प्रेमाइसेस में केवल रिजर्व पैसेंजर्स को ही एंट्री दी जाती है। और हम लोगों ने, जैसा मैं यहाँ प्रयागराज स्टेशन, जी मैं आगे के लिए जानना चाहती हूँ कि आगे और भी ज्यादा विस्तार होगा, ये जो सुविधाएं हैं, लोगों का आना जाना, इसमें विस्तार होगा, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, कैसे इसे पूरा किया जाएगा? ये जो आगे की जो और गाड़ियां चलनी है, इसका निर्णय मैंने जैसे आपको बताया कि अच्छा, अभी भी जो गाड़ियां चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लोग चलना चाहते हैं। अभी भी जो गाड़ियां जैसे प्रयागराज से प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है या कानपुर से श्रमशक्ति जाती है, इन गाड़ियों में भी अभी वेटिंग लिस्ट जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। हालांकि दिल्ली की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि लोग ट्रैवल करना चाहते हैं ज्यादा, लेकिन उसके उनको भी केवल जो लिमिटेड कैपेसिटी है ट्रेन की, उसी में लाया जाता है। तो अभी जो भीड़ वाला माहौल जो हमेशा आप लोगों ने अधिकांश रेलवे स्टेशनों पे या ट्रेनों में देखा और सुना है, वैसा बिल्कुल माहौल नहीं है, क्योंकि लोग भी, जो आम नागरिक है भारत का, वो भी इस बात को अप्रिशिएट करता है कि जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तब तक हम ट्रैवल ना करें, चाहे वो रेल हो, चाहे वो अपनी कार हो, चाहे बस हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो। तो हर कोई इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। जितने भी ओवरऑल जो मोबिलिटी है वो सारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए है और
संभवतः इसीलिए आपको बहुत ज्यादा यात्री नजर नहीं आएंगे किसी भी मोड में सर। और अमिताभ जी, क्योंकि एक बड़ी भूमिका जो इस वक्त रही है कोरोना संक्रमण के दौरान, लॉकडाउन के दौरान रेलवेज की बहुत रही है। जो श्रमिक लोग जो गए थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, ट्रेनों से ट्रैवल किया था, और इस बीच काफी सारे सवाल भी उठे थे व्यवस्था को लेकर। जो आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिस तरह की समस्याएं प्रवासी मजदूरों को लेकर हुई, जिन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया है, चाहे उनके खाने की समस्या हो, चाहे ट्रेन का लेट होना हो, एक जगह पहुंचने से पहले वो लंबे सफर पर होकर गुजरी हैं, तो इस तरह की जो दिक्कतें रही हैं उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या इसके लिए कोई और कदम उठाए गए हैं? श्रमिक स्पेशल्स को चलाना और उनको हैंडल करना एक ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग था रेलवे के लिए, क्योंकि जो रेसिपिएंट स्टेट्स थे जहां पे गाड़ियां जा रही थी वो अधिकांश यूपी और बिहार थे, और इन जगहों के भी अधिकांश छोटे छोटे स्टेशन थे जहां पे कि बहुत ज्यादा गाड़ियां अदरवाइज नहीं जाती है। तो इसमें जो भी आपने लिखा पढ़ा या सुना है, ये मैं ये कहना चाहूंगा ये अधिकांश सही नहीं है, क्योंकि एक रेलवे का जो परिचालन है वो एक प्रणाली के हिसाब से होता है। हर सेक्शन की कैपेसिटी होती है, हर टर्मिनल की कैपेसिटी होती है, टर्मिनल के अपने हैंडीकैप्स हैं क्या, बल्कि उस वक्त ज्यादा हो गए थे, क्योंकि जो लोग आएंगे उनको निकालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना मेडिकल प्रोटोकॉल है, उनको भी लुक आफ्टर करना है, उनको बसेस लगानी है, बसेस में बैठा के उनको उनके सबके एड्रेसेस नोट करके उनको घरों में छोड़ना है, वहां पे जो लोकल पंचायत है उसको हैंड ओवर करना है। तो ये पूरी प्रोसेस एक बहुत ही बड़ी एक टिपिकल तरह की प्रोसेस थी। तो इसमें अगर कोई आइसोलेटेड केसेस हुए हैं वो बड़े वन ऑफ तरह के केसेस हैं, और मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल भारत सरकार, रेल मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट, सब ने ही एक बहुत ही पॉजिटिव रोल इसमें अदा किया है। सब लोगों ने, आप लोग ये भी रियलाइज करने की कोशिश करो कि जिस समय लोग जा रहे हैं अपने घरों से, मतलब लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं, कोरोना से हर कोई घबराया हुआ है, उस समय सारी सिस्टम, सारा पुलिस का महकमा, पूरा रेलवे का महकमा, जिला प्रशासन, सब लोग लग के, पूरा भारत सरकार, जितने तंत्र हैं पूरे भारत के, सब लोग अपने घरों से बाहर निकल के और काम कर रहे हैं। उनको भी डर लगता है कि उनको भी कहीं कोरोना संक्रमण ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी सब लोगों ने निकल के, घरों से बाहर निकल के, अपने ऑफिस से निकल के जाके काम किया। लोगों ने जाके भोजन वितरण का काम किया। लोगों ने बहुत वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे अभियान में, मैं बोलूंगा। तो इसमें हो सकता है कुछ वन ऑफ केसेस हुए हों, लेकिन हम लोगों को उन पर ध्यान न देके एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए ओवरऑल। और ये, इसको मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि इस पूरे अभियान में ही सफलता थी। हो सकता है कुछ ऐसे क्षण हो, कुछ ऐसी घटनाएं हों, जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और लोगों को काउंसिल भी किया है। अगर कहीं लगा कि एक्शन लेने की जरूरत है, और ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो भी हम लोगों ने समय की नजाकत को देखते हुए, मैं कहूंगा, हम लोगों ने एक्शन भी लिया उसमें। इसके अलावा अमिताभ जी, चाहे यात्रियों को ट्रेनों के माध्यम से ट्रैवल करना हो, इसके अलावा और क्या कार्य हैं जिनका असर इस लॉकडाउन या फिर ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से हुआ है? चाहे वो रेलवेज के नए ट्रैक लगाना हो, चाहे वो माल ढुलाई के कार्य हो, या अन्य और जो कार्य रहते हैं आपके, तो उन पर कितना असर पड़ा है इस कोविड-19 महामारी का? जिस वक्त लॉकडाउन की कंडीशन थी, लॉकडाउन 4 तक थे हम लोग, 1 जून के पहले तक, उस वक्त चूंकि गाड़ियों का परिचालन कम था, तो हम लोगों ने कोशिश करके सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जितना हम लोग अधिक से अधिक अपने मेंटेनेंस के काम कर पाए या कुछ छुटपुट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के काम कर पाए, उनको हम लोगों ने 1 जून के पहले वो किया। उसके बाद फिर 1 जून आने के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी शुरू हुई, परमिशंस मिलनी शुरू हुई कि लोग आके काम कर सकते हैं, तो हम लोगों ने फिर कोरोना पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सब चीजों का, अपने वर्कर्स की और इवन कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की जो मेडिकल रिलेटेड सेफ्टी है और अदरवाइज सेफ्टी है, उसको ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने शुरू किए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के काम हुए। हमारे प्रयागराज मंडल में भी बहुत सारे काम हुए। इस समय हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे कर रहे हैं, जिसमें कि जब रेगुलर ट्रैफिक चलेगा कोचिंग का, उस वक्त जो डिटेंशंस कानपुर एरिया में होते थे, गाड़ियां
क्योंकि क्रॉस मूवमेंट होता है कानपुर एरिया में, वो क्रॉस मूवमेंट का असर कम से कम हो, इसके लिए हम लोग वहाँ पे 4 क्रॉसओवर्स डाल रहे हैं। पूरी कंप्लीट इंटरलॉकिंग वहाँ पे रीप्रोग्राम की जा रही है। उसके लिए वहाँ पे इंजीनियर्स की टीम लगी हुई है और 2-3 दिन के अंदर हम लोग संभवतः 27 तारीख को वो काम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए, ट्रैक मेंटेनेंस के बहुत सारे काम थे, सिग्नलिंग मेंटेनेंस के, ओवर इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका है, कोचेस, वैगन्स, सभी में काम किए गए। और मैं आपको बोलना चाहूंगा इस पूरे पीरियड में हम लोगों ने न केवल अपने रेल यात्रियों को ध्यान रखा है, उनके बैगेजेस को सैनिटाइज किया है, उनके टिकट चेकिंग के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम हम लोगों ने यहाँ प्रयागराज में इंट्रोड्यूस किया है। इससे ज्यादा ये बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोग अपने रेल कर्मियों का मोरल हाई रखें, उनमें से कोई बीमार नहीं हो, कोई उनमें से कोरोना से संक्रमित नहीं हो, कोई इस प्रकार की परिस्थितियों में एक्सपोज ना हो कि उसको संक्रमित होने का खतरा हो। हम लोगों ने अपने डिवीजन में कई छोटे स्टेशनों पे भी क्वारंटीन सेंटर सेटअप किए स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, जिससे कि जो रेल कर्मी है वो रेलवे के क्वारंटीन सेंटर में रह के अपने आप को ज्यादा महफूज कर पाए। एक उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपने लोगों के बीच में हैं, हम अपने कलीग्स के बीच में हमको रखा गया है, तो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना आती है। तो इस पूरे पीरियड में हम लोगों ने पहला काम जो सुबह उठ के होता है वो यही होता है कि हमारा सिस्टम को चलाने वाले जो रेल कर्मी है, प्रयागराज मंडल में करीब हमारे 28,000 रेल कर्मी है, वो उन सब का उत्साह बना रहे, उनकी फैमिलीज का उत्साह बना रहे, उनको कभी उनके अंदर किसी प्रकार से डर की भावना ना आए। इस भावना को भी हम लोगों ने हमेशा एक सर्वोपरि स्थान दिया है। अलावा मैं आखिर में ये जानना आपसे चाहूंगी कि हर क्षेत्र में और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं या फिर चीजें हैं जो हम इस पेंडेमिक के बाद समझेंगे, कुछ चीजों को यहाँ से अडेप्ट करेंगे, तो रेलवे में जब हम ट्रेन्स में जब हम ट्रैवल करेंगे भविष्य में, तो कौन सी चीजें हैं, कौन सी वो एक्शन, कौन सी वो हमारी आदतें हैं जिनमें हमें बदलाव करना होगा, शायद रेलवे भी अपने अंदर करेगा और जो यात्री उसमें ट्रैवल करेंगे उन्हें भी करना होगा। तो इसे लेकर कुछ आप बताना चाहते हैं कि कौन कौन से एक्शन या आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ना होगा या फिर अडेप्ट करना पड़ेगा? जो 3 मुख्य बातें हैं जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए है, पहला कि फेस मास्क लगाना है, दूसरा समय समय पे हाथ धोना है और अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। ये 3 जो मुख्य बिंदु हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, ये हमें लगता है ये हम लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा ऑलरेडी हो गए हैं, जिसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल का पहला पड़ाव है जिसमें कि ये 3 चीजें हैं जो कि शायद अब हम सबको याद हो गया है। घर से निकलने के पहले हमेशा जैसे होता है कि चेक करते हैं कि हमने वॉलेट रख लिया कि नहीं रख लिया, तो अभी ये चेक करना बहुत आवश्यक रहता है कि हमने मास्क ले लिया और मास्क लगा लिया कि नहीं लगा लिया। कहीं पे भी जाते समय ध्यान रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और समय समय पे हाथ धोना है साबुन से या सैनिटाइजर से। तो ये एक जिंदगी का हिस्सा होने वाला है। और एक ये भी आप देखिए कि जो स्वच्छ भारत मिशन रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी बहुत कारगर इस समय सिद्ध हो रहा है, क्योंकि पीछे जो हम लोगों ने प्रयास किए साफ सफाई के, वो सारे उनका रिटर्न्स अभी इस पेंडेमिक के समय में हम लोगों को मिल रहा है। और ये जो हाथ धोना और मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब भी उसी के साथ जेल करती है। तो ये अब आने वाले समय में ये चीज रहने वाली है। सफाई पे एक विशेष और अधिक ध्यान रहेगा। सफाई के साथ साथ स्पेसेस को सैनिटाइज करना है, उस पर भी विशेष ध्यान रहेगा। वो अब शायद भारत का एक अभिन्न अंग होने वाला है। इस प्रकार काफी समय तक हम लोगों के साथ रहेगा और कोई बुराई नहीं है अपने आप को संक्रमण से, चाहे वो कोरोना संक्रमण हो चाहे कोई वायरल संक्रमण हो, उससे बचाने में अगर किसी प्रकार से मदद होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे प्रयागराज मंडल के डीआरएम अमिताभ जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां रेलवे की है और क्या क्या सुविधाएं हैं जो भविष्य में मिलेंगी, या फिर जो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा आम जनजीवन में भी और साथ ही ट्रैवलिंग के दौरान भी जब हम आगे ट्रेनों से सफर करेंगे। इसी तरह की और भी बातचीत आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।